नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की लाश तो पिछले 19 दिनों में नहीं मिल पाई, लेकिन सना खान की कत्ल की वजह को लेकर नागपुर पुलिस ने अब एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नागपुर पुलिस की माने तो सना खान की कत्ल की वजह हनी ट्रैप है। इतना ही नहीं, बकौल पुलिस खुद सना खान भी इस हनी ट्रैप की रैकेट का हिस्सा थी और इसका सरगना कोई और नहीं बल्कि सना का कातिल है, वही कातिल जो सना का पति भी है। जबलपुर से लेकर रायपुर और संबलपुर से लेकर हीरापुर तक बहने वाली हिरन नदी में सना खान की लाश की तलाश अब भी जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें कहीं पानी में गोते लगा रही हैं, तो कहीं अमित साहू विक्टिम के यूज करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनको उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, ये उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए है। असल में नागपुर में सना खान की मां मेहरुन्निसा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उनकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई और चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। पुलिस को पता चला कि साहू के इशारे पर सना नागपुर, जबलपुर और सिवनी समेत आसपास के इलाके में बड़े और प्रभावशाली लोगों के पास जाया करती थी, जहां इन अमीर और प्रभावशाली लोगों से रिश्ते बनाने के दौरान सना और साहू उनके अंतरंग पलों की तस्वीरें चुपके से अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेज में कैद कर लिया करते थे, जिसके बाद इन लोगों को ऐसी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है और कुछ सबूत भी मिले कि उन्होंने कुछ वीडियो और कुछ चार्ट उन्होंने उसका मोबाइल के विक्टिम के मोबाइल के स्क्रीनशॉट कुछ लोगों के भेजे। अमित साहू विक्टिम के यूज करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनको उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, ये उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए है। और जो वीडियो जो फुटेज जो बात चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन में निकल आ जाएंगे, कौन है, कौन लोग थे और उसके साथ इधर कौन है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान के शामिल होने की बात कबूल कर ली है, लेकिन अब तक पुलिस न तो सना खान के मोबाइल फोन बरामद कर पाई है और न ही उसे अमित साहू ने अपने मोबाइल फोन सौंपे हैं। ऐसे में पुलिस को अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई अहम सबूतों का इंतजार है। पुलिस की माने तो अमित साहू सना खान के मोबाइल फोन उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कह रहा है, जबकि अपने मोबाइल फोन को लेकर भी वो लगातार झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्द ही ये फोन बरामद कर लेगी और इसी के साथ उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत भी मिल जाएंगे। आरोपी के भी मोबाइल रिकवर नहीं हुए कि वो विक्टिम के भी मोबाइल नहीं मिले और आरोपी के भी मोबाइल नहीं दे रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम जबलपुर में है, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, शायद हमने उसमें सक्सेस मिल जाएगा। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है कि जबलपुर में के लोग कोई इन्वॉल्व हो गए या नागपुर के हो गए, वो अभी तक नाम तो सामने आए नहीं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसको ये वीडियो भेजे है, कहाँ ये वीडियो भेज सकते हैं और उसमें कौन इन्वॉल्व है। पुलिस को इस सिलसिले में कुछ वीडियोस, फोटोज और चैट हाथ लगने की उम्मीद है, जिससे ये पता चल सकेगा कि इस रैकेट ने हाल के दिनों में किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया था और रैकेट में अमित साहू, सना खान और उनके बाकी साथियों की क्या भूमिका थी। पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में साहू के साथ साथ उसके दो साथियों रमेश सिंह और धर्मेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सना की हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने में अमित साहू की मदद की थी। इनके अलावा इस हनी ट्रैप रैकेट में शामिल और बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की पुलिस शुरुआत कर चुकी है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक में लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इस रैकेट ने जिस तेजी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल बट्टा फैला लिया था,
उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए की गई वसूली की रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच गई होगी। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित साहू के बीच मुलाकात हुई और फिर यह मुलाकात दोस्ती और फिर शादी में बदल गई। सना खान और अमित साहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की थी। पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी मार्च के महीने से ही शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए नए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने लगे। हालांकि अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद अमित साहू को सना खान के चरित्र पर शक था और इस बात को लेकर उनकी कई बार आपस में लड़ाई हुआ करती थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि सना ने साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए दे रखे थे, लेकिन साहू न तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और न ही अपने कारोबार के बारे में सना को कोई जानकारी ही दे रहा था। ऐसे में दोनों रुपए पैसों को लेकर भी आपस में लड़ते रहे थे। पुलिस को पता चला है कि अमित साहू ने जबलपुर शहर के ही एक पॉश इलाके राजुल टाउनशिप में खास तौर पर इन्हीं साजिशों को अंजाम देने के लिए एक मकान किराए पर ले रखा था और यहीं से अपना काला कारोबार चलाया करता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद अमित साहू ने सना के सिर पर भारी चीज से वार कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने फिलहाल अमित साहू और उसके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया ही है। सना खान की मां मेहरुन्निसा की शिकायत के बाद अमित साहू और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 386 और 389 के तहत जबरन वसूली, 354D यानी महिला का पीछा करना, 120B आपराधिक साजिश रचना और 34 यानी किसी जुर्म के लिए एक राय होना, इन इल्जामों के तहत भी रिपोर्ट लिखी है। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ है कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए शिकार की तलाश और उनका चुनाव अमित साहू ही किया करता था और फिर उसके इशारे पर पहले सना खान उन लोगों से दोस्ती करती, उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाती और फिर उनका वीडियो शूट करने के लिए उन्हें अपने खुफिया ठिकाने तक लेकर आती और फिर दोनों मिलकर चुपके से उनके वीडियोज और तस्वीरें निकाल लेते। पुलिस को पता चला है कि सना खान अपने साथ 3 मोबाइल फोन तो रखती ही थी, उसके पास कम से कम 10 सिम कार्ड भी थे जिनका इस्तेमाल वो इन्हीं कामों के लिए किया करती थी। जाहिर है अब सना खान के कत्ल और हनी ट्रैप की इस कहानी के सामने आने के बाद एमपी, यूपी और महाराष्ट्र के कई प्रभावशाली और सफेद पोशों के बीच हड़कंप मच गया है। हालांकि सना की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि अमित साहू इस रैकेट में उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था। अमित साहू और सना खान की पुरानी दोस्ती थी, दोनों शादी भी कर चुके थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था। सना खान 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात को दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। इसी विवाद में कथित तौर पर अमित ने सना की जान ले ली। जबलपुर पहुंचने के बाद जब सना के तीनों मोबाइल फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गए तो उसके घर वालों ने पहले नागपुर पुलिस में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और फिर मामले की तफ्तीश के लिए जबलपुर पुलिस के पास पहुंचे। पहले तो जबलपुर पुलिस ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि सना खान का कत्ल हो चुका है और कातिल जबलपुर में ही है। मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं राजुला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे के करीब कि ठीक है यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। तो उसके बाद में फिर हमने वापस इनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्हें फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चले गई बोले। तो बोले कहाँ चले गई बोले वो चले गई बोले वापस बोले। अब वो आई बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई बोले बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है हमारा बेटी हुई बोले। उसके बाद वो निकल गई। जबलपुर से धीरज शाह के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। दिल्ली से आई एक बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक वारदात।
दिल्ली सरकार में ऊंचे पद पर बैठे एक अफसर के दोस्त की मौत हो जाती है। बाद में उस अफसर की नाबालिग बेटी को यह सरकारी अफसर अपने घर पर पनाह देता है, लेकिन आसरा देने के नाम पर वो लगातार उसकी आबरू लूटता रहता है। इतना ही नहीं, उस अफसर की पत्नी भी इस जुर्म में उसका साथ देती है। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी की वारदात ने न केवल हर किसी को झकझोर दिया, बल्कि इस घटना ने हर किसी को समाज के हालात पर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि 16 साल की एक लड़की से पिछले 2 साल तक रेप करने वाला उसके दिवंगत पिता का ही दोस्त निकला, और वो दिल्ली के उस महिला एवं बाल कल्याण विभाग में अफसर था जिस विभाग पर महिलाओं और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। आरोपी अफसर की बीवी पर इल्जाम है कि उसने अपने पति के करतूत पर पर्दा डालने के लिए इस छोटी सी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया। वारदात ऐसी है जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है। दिल्ली में नाबालिग बच्ची के बयान के बाद अब पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की है और आरोपी अफसर और इस रेप में साथ देने वाली उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची इस वारदात के बाद से पैनिक अटैक का शिकार हो रही थी, जिसके बाद घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में जब उसकी काउंसलिंग की गई तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। अगस्त में फर्स्ट वीक में जब ज्यादा पैनिक अटैक हुए तो इनको हॉस्पिटल में लेकर गई इनकी मदर। तो डायग्नोज के दौरान जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने जब अपना इनकी काउंसलिंग और इनकी जो मीडिएशन करी है उसमें ये बात निकल के आई है। इनकी स्टेटमेंट पे हमने पॉक्सो और जो रिलेटिव सेक्शंस हैं उसके चलते इस पे केस दर्ज किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोपों के गुब्बारे उछालने शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पत्नी जिन्होंने उनका साथ दिया उनके ऊपर भी बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के ऊपर तो पूरा का पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और एलजी का है। आज हमारा अधिकार होता तो हम बताते हम क्या करते हैं। उनके खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो और कोर्ट से भी गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ के होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और इसको जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और मुख्य सचिव से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इस शर्मनाक वारदात पर सियासत नहीं थम रही। उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर भी दिल्ली के सियासी गलियारों में छींटाकशी शुरू हो गई है। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, सस्पेंड जो कर दिया गया है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और निलंबित करना चाहिए इस आदमी को। तीसरी बात, कोई एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे होता है कि इस तरीके के प्रेडेटर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग WCD मिनिस्ट्री में बैठ जाते हैं। एक ऑफिसर जो WCD में ही काम करता था, जो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर काम करता था, वही एक छोटी बच्ची को जिस समय उसने ये रेप करना शुरू किया वो 14 साल की थी, आज वो 16 साल की है, और वो और उसकी बीवी मिलकर एक तो इलीगली उसको अपने पास रखा हुआ था। दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? इस सिलसिले में दर्ज FIR में घटना को लेकर दहलाने वाली कहानी सामने आई है। फिलहाल उम्मीद यही है कि गुनहगार को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।